का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, अगर आपको जो है बाहरी आवाज़ थोड़ी सी भी सुनाई पड़ती है तो उसे आप मैनेज करिएगा। तो घर के बगल में प्रोग्राम है जिसकी वजह से आपको आवाज़ सुनाई पड़ सकता है ना। लेकिन हम अपने कार्य के प्रति सजग और जागरूक होने के नाते मैंने सोचा कि किसी दिन वीडियो को स्किप न किया जाए। आपको लगातार आपकी तैयारी पर हम पूर्णतः प्रतिबद्ध रहते हैं, इसी वजह से मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं। ठीक है, वास्तव में मेरा दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी पीडीएफ के माध्यम से आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। मित्रों, अगर कुछ हमसे गलती हो जाती है तो उसे आप लोग माफ़ करिएगा, क्योंकि गलती हो सकती है ना। और अगर आप लोग बुद्धि चैप्टर को जो है लेक्चर वीडियो में देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। बुद्धि चैप्टर को लेक्चर वीडियो में मैंने जब यूपी टेट के लिए पढ़ाया था तो उसमें मैंने पढ़ाया था। ठीक है, इस पीडीएफ वीडियो में मैं आपके डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर को टारगेट करते हुए जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे भी आपका सिलेबस बन सकता है, उन सभी चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मित्रों, मानव का सबसे बड़ा मानव यहाँ क्या लिखा गया? बुद्धि मानव का सबसे बड़ा अस्त्र है। क्या है? मानव का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? बुद्धि है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। बालक की मानसिक योग्यता पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। बालक की मानसिक योग्यता पर जो है बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बुद्धि की दो परिभाषा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वह कौन कौन सी है? सबसे पहले है टर्मेन साहब का। टर्मेन साहब ने क्या कहा कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। अब अमूर्त और मूर्त क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। जिस समस्या को हम बिना देखे ही पहले से हम जान जाए कि वह हमारे सामने समस्या उत्पन्न करेगी, उस समस्या को सोचने की योग्यता ही हमें बुद्धि कहलाती है। ठीक है, और बकिंघम साहब ने कहा कि सीखने की शक्ति ही क्या होती है? बुद्धि होती है। ठीक है, तो टर्मेन एंड बकिंघम साहब का जो ये दो कथन है, इसे आप आसानी से याद करिएगा। टर्मेन साहब ने कहा है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचना ही बुद्धि कहलाता है, और बकिंघम साहब ने कहा है कि सीखने की शक्ति ही क्या होती है? बुद्धि होती है। बुद्धि की विशेषता के बारे में बात करें मित्रों, यह जो है जन्म से एक शक्ति के रूप में आपके अंदर होती है। यह वंशानुक्रम से भी थोड़ी बहुत प्राप्त होती है। सीखने की इसमें क्षमता होती है। योग्यताओं का एक समूह होता है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप पुरुष हैं, आपको ज़्यादा बुद्धि होगी, आपकी मतलब कि महिला कोई है उसे कम बुद्धि होगी, यह कोई आवश्यक नहीं है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता होती है। जिस तरीके से आपका अनुभव बढ़ेगा ठीक उसी तरीके से आपकी बुद्धि भी बढ़ेगा और उससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पिंटर साहब ने क्या कहा है कि बुद्धि का विकास जो है जन्म से लेकर के किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। कौन कहा है? पिंटर साहब ने कहा है, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। मित्रों, बुद्धि के एक खंड का सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत, त्रिखंड का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत, ये सभी चीजें मैंने जो है आपके मतलब कि चैप्टर में बताया है। ठीक है, एक खंड का सिद्धांत, बुद्धि के एक खंड का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो बिने साहब है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बेसिकली बिने साहब है। टर्मेन और स्टर्न ने इसका सहयोग किया था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के जनक कौन है तो बिने साहब है। इसमें बुद्धि का एक खंड या अविभाज्य इकाई माना गया है। विभिन्न परीक्षण से यह सिद्धांत असत्य माना जाता है। बुद्धि का कोई एक खंड होता ही नहीं है। ठीक है, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत। मित्रों, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन साहब ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में दो तरह की बुद्धि होती है, एक होती है सामान्य बुद्धि, एक होती है विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, इसे जी एंड यस का भी सिद्धांत कहा जाता है। सामान्यतः बुद्धि से सामान्य कार्य, ठीक है, जी का मतलब जनरल, यस का मतलब स्पेशल, है ना। तो सामान्यतः बुद्धि से सामान्य कार्य और विशिष्ट बुद्धि से विशिष्ट कार्य किए जाते हैं। बुद्धि के त्रिखंड का सिद्धांत। मित्रों, बुद्धि के द्विखंड और त्रिखंड का सिद्धांत दोनों जो है स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने ही दिया। इसे समूह खंड का भी सिद्धांत कहा जाता है। तीसरी ऐसी योग्यता है जो सामान्य एवं विशिष्ट बुद्धि से भिन्न होती है। मित्रों, बुद्धि के बहुखंड का सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि के बहुखंड का सिद्धांत, इसे समूह कारक सिद्धांत भी बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, थर्स्टर और कैली ने इसका प्रतिपादन किया है। लेकिन आपकी परीक्षा में अगर आता है कि बुद्धि के बहुखंड के सिद्धांत के जनक कौन है, तो ध्यान रखिएगा इसके जनक के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, थार्नडाइक ही इसके जनक हैं। यहाँ पे थार्नडाइक काट दिया गया है, लेकिन इसके जनक जो है थार्नडाइक ही हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि बहुखंड सिद्धांत के जनक थार्नडाइक हैं, लेकिन प्रतिपादन की बात कहें कहीं कहीं पर थर्स्टर और कैली के बारे में भी बात की गई है। लेकिन विशेषता आप थार्नडाइक को सही मानिएगा। अगर दोनों ऑप्शन में आता है तो थार्नडाइक लगाइएगा। क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन पुस्तक में कैली ने बुद्धि के 9 खंड बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से? सामाजिक योग्यता, वांछित योग्यता, सांख्यिक योग्यता, क्रियात्मक योग्यता, शारीरिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, रुचि, स्थान संबंधी विचार योग्यता, संगीतात्मक योग्यता। ये सभी क्या है? कैली साहब ने बताया है। ठीक है, आगे बात करते हैं मात्रा के सिद्धांत।
मित्रों इसे जो है बहुकारक सिद्धांत भी कहा जाता है, मात्रा का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक साहब ने कहा था। इसके अनुसार बुद्धि उतनी ही अच्छी होगी जितना अधिक मस्तिष्क और स्नायु मंडल के संबंध होते हैं। जितनी अच्छी आपकी बुद्धि होगी, ठीक है, जितनी अच्छी आपकी मस्तिष्क होगी उतना ही अच्छा जो है आपका क्या होगा, बुद्धि होगा। ठीक है, पदानुक्रमित का सिद्धांत आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्धि के पदानुक्रमिक का सिद्धांत किसने दिया, तो फिलिप बर्नर ने दिया था। त्रिआयामी सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया, तो गिलफोर्ड साहब ने दिया था। बुद्धि का लेक्चर वीडियो अगर आपको देखना हो बेहतरीन तरीके से तो आप उस लेक्चर वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार का होता है, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और गामक या यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है, आप यहां से पढ़िएगा, गणित, तर्क, दर्शन शास्त्र, साहित्यिक रचना, सौंदर्यानुभूति में यह बुद्धि कार्य करती है। ठीक है, सामाजिक बुद्धि क्या होती है, इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति व्यावसायिक, राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। गामक या यांत्रिक बुद्धि, ऐसे व्यक्ति कारीगर होते हैं, मिस्त्री होते हैं और इंजीनियर होते हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। बुद्धि लब्धि, मित्रों कोल ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता किस गति से विकास हो रहा है। ठीक है, टर्मन ने एक फार्मूला दिया था बुद्धि लब्धि का, कौन सा फार्मूला था, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये टर्मन के अनुसार एक फार्मूला है जिसकी वजह से हम जो है बच्चे की बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं, जिसे आईक्यू बोला जाता है। ठीक है, यदि बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। वीवीआई क्वेश्चन है आपकी मनोविज्ञान में, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, टर्मैन के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, 140 से अधिक जिसका आईक्यू लेवल रहता है उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, 120 से 139 जिसे रहता है उसे हम उत्कृष्ट कहते हैं, 110 से 119 के बीच जिसे रहता है उसे हम श्रेष्ठ कहते हैं, और 90 से 109 के बीच जो रहता है, 110 तक जो रहता है उसे सामान्य बुद्धि कहते हैं। ठीक है, और आगे देख लीजिएगा मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि कौन सा होता है, एक बार इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, 1879 में जर्मन मनोवैज्ञानिक वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जर्मन में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई थी, जर्मनी में स्थापित की गई थी, किसके द्वारा, वुंट साहब के द्वारा, और कहां कब स्थापित की गई थी, 1879 में। 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन ने बुद्धि परीक्षण के लिए प्रश्नावली तैयार की, जिसे बिने साइमन बुद्धि मापक कहा जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड बिने और साइमन ने बुद्धि परीक्षण के लिए प्रश्नावली तैयार की, जिसे बिने साइमन बुद्धि मापक कहा जाता है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के प्रकार, मित्रों बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा होता है, एक होता है व्यक्तिगत या सामूहिक, एक होता है शाब्दिक या अशाब्दिक। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक, एक तो शाब्दिक और अशाब्दिक। दोनों वर्गों के मिश्रण से वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। आप इसे जो है अगर समझना चाहते हैं भाई, देखिए यहाँ पे मुझे समय नहीं है कि हम आपको एक एक चीज़ जो है तोड़ तोड़ करके बताएं, क्योंकि मैंने आपको मनोविज्ञान के जब लेक्चर वीडियो में दे रहा था वहाँ पे तोड़ तोड़ करके एक एक शब्द को बताया हूँ। आप उस लेक्चर वीडियो को देखिएगा, केवल आपको रिविजन के तौर पर और PDF को आपके सामने पूरे सिलेबस को कवरअप करने के मूड में मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ, नहीं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। ठीक है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है मित्रों, एक समय में एक ही व्यक्ति की जब बुद्धि परीक्षण होता है उसे हम वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं, जैसे बिने साइमन बुद्धि स्केल। ठीक है, वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, जैसे चित्रांकन परीक्षण किया जाए, भूल भुलैया का परीक्षण किया जाए, चित्रपूर्ति का परीक्षण किया जाए, तो इसे वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, भाषा का प्रयोग समूह में किया जाए। ठीक है, जैसे आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक है, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, ये सभी क्या होते हैं, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। आर्मी बीटा परीक्षण होता है, एक सांस्कृतिक स्वतंत्र परीक्षण होता है। अब आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण आप देख लीजिएगा ये क्या होता है, मुझे पता नहीं है वास्तव में। व्यक्तित्व का विकास एवं समायोजन, मित्रों पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण होता है व्यक्तित्व, लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। आलपोर्ट, गिलफोर्ड, वाटसन, वैलेंटाइन, इनके प्रकार जो है इसका परिभाषा कैसे दिया गया है। आलपोर्ट साहब ने कहा है कि वातावरण के साथ अद्वितीय समायोजन निर्धारित करना ही क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। गिलफोर्ड साहब ने कहा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। वाटसन साहब ने कहा कि व्यक्तित्व वह सब है जो हम सब करते हैं। वैलेंटाइन साहब ने कहा कि जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों को
जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही क्या बोलता है, व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इन चीज़ों को जो है डायरेक्टली तुरंत नहीं याद होता, इन चीज़ों को कई बार आपको देखना पड़ेगा। पीडीएफ आपके बीच जाएगी, आसानी से आप पीडीएफ को 2-4 बार 5 बार पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं कहूँगा यार हमारा वीडियो को आगे पीछे करके देखो, क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा। आगे पीछे करके वीडियो मत देखो, डायरेक्टली आप पीडीएफ देख लेना। चलो यहाँ तक मैं छूट देता हूँ, लेकिन एक बार वीडियो देख लेते हो तो हमारा भी मेहनत हमें मिल जाता है। ठीक है, जो आपके लिए मैं करता हूँ। व्यक्तित्व के प्रकार, शरीर रचना के दृष्टिकोण से जो है व्यक्तित्व, क्रैसमर ने अपनी पुस्तक साइको एंड कैरेक्टर में जो है भिन्न भिन्न प्रकार का बताया। एक बताया लंबकार, दूसरों की आलोचना पसंद है, अपनी नहीं, ये होते हैं लंबकाय। सुडौलकाय, समायोजन में जो है सक्षम होते हैं। गोलकाय क्या होते हैं, ये आराम तलब होते हैं, भोजन के शौकीन होते हैं। गोलकाय, भाई गोल सब समझ में आ रहा होगा। असाधारण कौन होते हैं, तीनों का सम्मिलित रूप क्या होता है, असाधारण होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइकोलॉजिकल टाइप पुस्तक में युग में मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के निम्न प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, कम बोलना, चिंतन करना, लज्जाशील, एकांत प्रिय, प्रत्येक कार्य को सोच विचार कर करना। जो अंतर्मुखी होता है वह बहुत बेहतरीन व्यक्ति होता है, कम बोलता है, चिंतन करता है, लेकिन बहुत बड़ा कार्य कर देता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व कौन होता है, सामाजिक जीवन में अधिक रुचि लेता है, आशावादी होता है, चिंतामुक्त होता है, अहमवादी होता है, अनियंत्रित, दूसरों को प्रभावित करके अपना काम निकाल लेता है, ये अच्छे वक्ता होते हैं। ठीक है, चलिए, उभयमुखी व्यक्तित्व कौन होता है, उपर्युक्त दोनों का जो मिश्रित रूप होता है उसे हम वो उभयमुखी कहते हैं। व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, आत्मचेतना, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिकता, समायोजनशीलता और व्यक्तित्व विकास की निरंतरता, ये होती है व्यक्तित्व की विशेषता। गैरिसन साहब ने कहा है कि व्यक्तित्व जो है निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा। अर्थात इसमें मैंने बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम डाल दिया है, लेकिन आपको जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसे याद करिएगा। इंपॉर्टेंट आपको पता भी चल रहा होगा अगर आप पहले से हमें देखते होंगे, है ना। उसमें मैंने बताया है लेक्चर वीडियो में कौन सा इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम, शारीरिक रचना, अंतःस्रावी ग्रंथियां, स्नायुमंडल, बुद्धि, ये सभी जो है वंशानुक्रम को प्रभावित करते हैं। वातावरण का प्रभाव क्या होता है, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण, मित्रों आत्मनिष्ठ विधियां, ध्यान रखिएगा, आत्मनिष्ठ विधियां व्यक्तित्व जांच स्वयं परीक्षक द्वारा ही की जाती है। जैसे जीवन का इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, आत्मकथा विधि, ये आत्मनिष्ठ विधियां होती है व्यक्तित्व जांच के लिए। वस्तुनिष्ठ विधियां क्या होती है, इसमें व्यक्ति के बाह्य आचरण का अध्ययन किया जाता है। जैसे नियंत्रित परीक्षण विधि, मापन रेखा विधि, सामाजिकता विधि और शारीरिक परीक्षण विधि। ठीक है, प्रक्षेपी विधि क्या होती है, ध्यान रखिएगा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल संप्रदाय परीक्षण, ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। मैं इसे जो है बोलूंगा नहीं, आप इसे देख लीजिएगा। हरमन रोसी स्याही धब्बा परीक्षण, ये क्या होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करिए, देखिए। समायोजन क्या होता है, समायोजन को अनुकूलन भी कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समायोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, समधन आयोजन। समान या भली भांति प्लस व्यवस्था, अर्थात समायोजन का अर्थ होता है अच्छी तरह से व्यवस्था करना। परिस्थितियों का वातावरण से संतुलन ही समायोजन कहलाता है। समायोजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, बाह्य समायोजन और आंतरिक समायोजन। ठीक है, बाह्य वातावरण से संतुलन बनाना बाह्य समायोजन, और आंतरिक या स्वयं से संतुलन बनाना आंतरिक समायोजन। समायोजन के उपाय और सुसमायोजित व्यक्तित्व के लक्षण क्या क्या होते हैं, नियंत्रण तथा अनुकूल आचरण करने वाले होते हैं, संतुष्ट सुखी जीवन जीने वाले होते हैं, परिस्थिति का लाभ उठाने वाले होते हैं, सामाजिकता से युक्त जो है आदर्श चरित्र वाले होते हैं, जो समायोजित होते हैं, जो सुसमायोजित व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं। वंशानुक्रम, मित्रों वंशानुक्रम क्या होता है, व्यक्ति को अपने माता पिता से न केवल वर्ण पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक एवं मानसिक गुण प्राप्त होते हैं, इसी को वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, आपसे कहा जाए वीएन झा ने क्या कहा, वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जेम्स ड्रेवर जो कि इंपॉर्टेंट है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र जो है मानव में पाए जाते हैं, इसे तो आप जानते हैं। वंश सूत्र में छिपे वंशानुक्रमित कारकों को पैतृक कहते हैं, पितृक कहते हैं। ठीक है, सोरेनसन साहब ने कहा पितृक के सम्मिलित के परिणाम को ही वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, जनन द्रव्य या बीज कोष की निरंतरता का नियम, बीजमैन ने कहा है। उपार्जित गुणों का आचरण का नियम, उपार्जित गुणों का संचरण का नियम, जैव सांख्यिकी नियम और मेंडल का नियम। ठीक है, ये दोनों जो है वंशानुक्रम के 2 नियम है जो कि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा।
आपसे पूछा जाए कि आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और जैव सांख्यिकी नियम के जनक कौन है? गाल्टन साहब हैं। और बाकी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। वंशानुक्रम का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम मूल शक्तियों का प्रभाव। थॉर्नडाइक साहब ने कहा कि मूल शक्तियों का पर प्रभाव जो है मुख्य कारण वंशानुक्रम का होता है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। कार्ल पियर्सन साहब ने कहा कि वंशानुक्रम के कारण शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है। व्यवसायिक योग्यता का प्रभाव, कैटल साहब ने कहा था। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, विंसिप साहब ने कहा था। चरित्र का प्रभाव, डेगमेल साहब ने कहा है। बुद्धि का प्रभाव, गोडार्ड साहब ने कहा है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर मुझे याद नहीं हो रहा है, तो पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, आप वहां से जरूर पढ़िएगा इन चीजों को, ठीक है मित्रों। वातावरण के बारे में हम आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया गया है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण। रॉस साहब ने कहा कि वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है। मित्रों मैं आपको बता दूं ना, वर्तमान के समय में जो मैं चीजें बता रहा हूं, ये चीजें आपको खोल खोल करके नहीं बता रहा हूं। बेशक हमारी वीडियोज पर व्यूज कम आए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बेशक हमारी वीडियोज पर 500 व्यूज आए, 400 व्यूज आए, जो मुझे अपना समझता है, जो व्यक्ति समझता है, जो बच्चा समझता है हम आपके लिए बेहतर कर रहे हैं, बेशक वही वीडियो को देखे। लेकिन मैं जो है आपका समय जाया नहीं करना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य यही है। आपको लगता होगा कि यार हर एक व्यक्ति जो है 2-2, 3-3 घंटे की अगर मैं क्लास लेता तो निश्चित रूप से व्यूज ज्यादा आते, मुझे फायदा ज्यादा होता अगर मैं यूट्यूबर की तरह सोचता। लेकिन मैं आपके बड़े भाई, छोटे भाई, मार्गदर्शक की तरह से सोचता हूं, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी केवल स्किप कर लेता हूं, ठीक है, जिससे वीडियोज की भी बन जाए और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी दे दूं, है ना। मेरा मेन मकसद यही है। बालक के वातावरण को कौन कौन प्रभावित करते हैं? शारीरिक वातावरण होते हैं, पारिवारिक वातावरण प्रभावित करते हैं। परिवार अच्छा रहेगा तो बेहतर होगा, समाज अच्छा रहेगा तो बेहतर होगा, विद्यालय वातावरण अच्छा होगा तो बच्चा बेहतर होगा, संचार माध्यम अच्छा रहेगा, आपके पास मोबाइल है तभी नहीं आज हमें देख रहे हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण में संबंध। मित्रों वुडवर्ड साहब ने कहा कि वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर के गुण के समान है। अतः व्यक्ति दोनों तत्वों का गुणनफल है, न कि योगफल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वुडवर्ड साहब ने क्या कहा? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का संबंध जोड़ के समान नहीं है, इन दोनों का संबंध गुणन के समान है। अतः व्यक्ति जो है दोनों तत्वों के गुणनफल के गुणनफल के बराबर होता है, न कि योगफल के बराबर। अर्थात व्यक्तित्व जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों का गुणनफल होता है। आपका वंशानुक्रम बढ़िया रहेगा तो आप जरूरी नहीं है कि आप बेहतर कर पाएं, आपका वातावरण भी बढ़िया होना चाहिए। आप डॉक्टर के बच्चे हो जाते हैं, है ना, आपका वातावरण डॉक्टर वाला है ये नहीं है, आपके यहाँ आप जिस वातावरण में रह रहे हैं वहाँ पे डकैती, छिनैती, चोरैती हो रही है, तो आपका डॉक्टर बनेंगे? नहीं होंगे। तो व्यक्तित्व विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, दोनों बेहतर मिलेगा तभी आपका व्यक्तित्व बेहतर हो पाएगा। इस बात तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब वातावरण में अगर 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, अर्थात वंशानुक्रम या वातावरण दोनों में 1 शून्य होने पर व्यक्तित्व विकास शून्य हो जाता है। समझने का प्रयास करिएगा। अगर वंशानुक्रम एवं वातावरण में दोनों में से किसी एक का विकास 0 हो जाता है तो आपका व्यक्तित्व भी शून्य हो जाएगा, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने पूरे 6 पेज आपके सामने थे, बहुत ही जल्दी फटाफट मैंने आपके सामने बोल दिया है ना। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, दोबारा आप पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। मैं दावा करता हूं निश्चित रूप से 110% बुद्धि को अगर आप लेक्चर वीडियो में सुनना चाहते हैं तो भाई लेक्चर वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, आप देखिएगा, है ना। लेकिन यहां से क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे, यहां तो जरूर बनेगा आईक्यू, आपसे एक आईक्यू जरूर पूछा जाएगा, बुद्धि लब्धि, है ना। मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर से कहूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, हम अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा लंबा इस वजह से नहीं किया क्योंकि आपका समय मैं जाया नहीं करना चाहता हूं। आप लोग बेहतर तरीके से सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए जो कि आपके लिए वर्तमान के समय में जरूरी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।